इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट कि क्वेश्चन को अपन ना ब्रेक करके देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो आप पहला चीज ये देखिए, पहला पार्ट ये था, रिजॉर्टिंग टू ऑर्डिनेंस हैज ऑलवेज रेज्ड कंसर्न ओवर वायलेशन ऑफ ऑन स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन। तो मैं हमेशा क्लास में एक चीज बताता हूँ स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। उसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कुछ क्वेश्चन, एक कैटेगरी क्वेश्चन कैसी होती है जिसमें क्वेश्चन ना ओपनिंग स्टेटमेंट होता है। ओके ठीक है, वो ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद ही क्वेश्चन आपको स्टार्ट होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को अपन एक काम ऐसा करते हैं। इस क्वेश्चन मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना ये वाला पार्ट कट कर देते हैं। ठीक है, और अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करो। Just read यहाँ से. While noting the rationales justifying the power of promulgation ordinance, analyze whether the decision of the Supreme Court on this issue have further facilitated resorting to this power. Should the power of promulgate ordination be repealed? आप मुझे बताओ कि इसको हटाने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट है कि नहीं है। मैं क्वेश्चन अगर यहां से शुरू करूं, क्वेश्चन तो तब भी कंप्लीट है। अग्री? तो इसका ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टेटमेंट दो तरह से होते हैं, एक तो कोट अनकोट होगा, एक डायरेक्ट होगा। जब जब डायरेक्ट होगा बिना किसी कोट अनकोट का, दैट मींस दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपको एक टोन दिया गया है, ठीक है, एंड इसी इसी टोन में आपको फर्स्ट इस वाले स्टेटमेंट को आपको और इलाबोरेट करके जस्टिफाई कराना है। इसमें कुछ ठोस आर्गुमेंट दे दीजिए, ठीक है, कुछ डेटा फैक्ट अगर हो तो दे दीजिए। जैसे इकोनॉमी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो वहां पे डेटा फैक्ट मोर इंपॉर्टेंट उसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब पॉलिटिक क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था, वो मैं कहूंगा कि पहला पार्ट ये था जहां पे अपने को इस स्टेटमेंट के बारे में 2-4 लाइन यहाँ बात करनी थी, 4 to 5 लाइन। ट्रू। अब इसमें क्या करना है, किसने बोला रिजॉर्टिंग टू ऑर्डिनेंस हैज ऑलवेज रेज्ड कंसर्न ऑन द वायलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो पहले अपने को इसके बारे में बात करनी थी, कैसे ऑर्डिनेंस स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। फर्स्ट, इट इज पैरेलल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। दूसरा, बाईपासिंग द लेजिस्लेचर। ये 2-3 लाइन आर्गुमेंट्स आप मेंशन कर दो वहां पे, इसका दिखा दो सर, इसके थ्रू जो स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो वायलेट हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ लॉ मेकिंग इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव। बस इतना मेंशन करना। बट दिस पार्ट हैज टू बी एड्रेस, बिकॉज अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो यार 2 नंबर तो इसके ऊपर है। तो अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर अब आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो 8 नंबर पे होगा। समझ के बाद 2 नंबर तो आपका ऐसे ही गया यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था? क्वेश्चन का डिमांड सर ये था कि व्हाइल नोटिंग द रैशनल जस्टिफाइंग द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आंसर में होना चाहिए था रैशनल्स फॉर ऑर्डिनेंस मेकिंग, ठीक है। तो इसके बाद वो वाला पार्ट एड्रेस करने के बाद वी शुड हैव रिटन हियर रैशनल्स फॉर ऑर्डिनेंस मेकिंग, क्योंकि वो वाला पार्ट आपने आगे जब लिखा है इसमें, ठीक है, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट में है। इस वाले पार्ट को आप यहाँ लिख देते, वहां पे शॉर्ट करते। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन को डिमांड के साथ अपन मैच करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जस्टिफाइंग द ये वाला फर्स्ट पार्ट अपन एड्रेस किया, इसके सेकंड पार्ट में अपन रैशनल डाल दिया। उसके थर्ड पार्ट में आस्किंग एनालाइज whether the decision of the Supreme Court on the issues have further facilitated resorting to this power. Note, question is of 10 marks, ठीक है। अब क्वेश्चन का डिमांड इज नॉट अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। क्वेश्चन का डिमांड ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद क्या इसने फर्दर फैसिलिटेट किया है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को, इसके यूज अब्यूज को। सो यहाँ पे अपन जो ये वाला पार्ट में इतना इलाबोरेट किया ना, वाट में हमें करना क्या चाहिए था, इसको हमें क्रिस्प करना चाहिए था, ठीक है। ये हम बता देते हैं कि इन वेरियस केसेस आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डीसी वाधवा एंड कृष्णा कुमार सिंह, एके रॉय, जो भी जितने भी आपको केसेस नाम आ रहे हैं, यहाँ 2-3 लाइन मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रीप्रमलगेशन ऑफ सेम ऑर्डिनेंस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक दो बातें और भी कही है कि इट्स सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इतना कह देते हैं आप, ये इसको इतने में खत्म कर देना था।
ठीक है, मेन क्वेश्चन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, इस जजमेंट से जो भी आए हैं, क्या इसको रोक पाया कि नहीं रोक पाया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पे मेन होता पार्ट ये आपने लिखा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आपने लिखा कि इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनइफेक्टिव, ठीक है, रेगुलर प्रोमलगेशन इंक्रीज, ये तो अभी का प्रेजेंट आपको स्टेटस बता रहे हो कि सर अभी भी ये चल रहा है, बट एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए था कि जिस तरह से सर आपने एसआर बम्बई केस में और भी वेरियस केसेस में आपने सर 356 के एप्लीकेशन के लिए आपने डूज एंड डोंट का इशू कर दिया था, तो सिमिलरली आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटी आई थी इन वेरियस केसेस में जहां पे आप ये बता सकते थे कि किन किन केसेस में ऑर्डिनेंस इशू करना इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, कहां कहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में नहीं है। तो ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड क्लियर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है दैट इज जस्टिफिएबल और जुडिशियरी रिव्यू में है। तो ये क्या हुआ, इसने एक तरह से अपहेल्ड कर दिया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। बट यहाँ पे जो सब्जेक्टिविटी आपने रख दिया अभी, जुडिशियल रिव्यू, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट व्हाट सेटिस्फैक्शन पर, उसको आप कोडिफाई कर देते ज्यादा बेहतर होता, तो मिस यूजेस नहीं होते, पहला। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जितने भी लॉज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के आर्टिकल 123 और 213 के अंतर्गत में ये है कि जब ऑर्डिनेंस अगर पास नहीं हो पाता है लेजिस्लेचर से, इधर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, देन इट विल सीज टू ऑपरेट। but what about the work and projects and many other activities which has been done already under the ordinance? ठीक है, उसको उसके ऊपर भी तो आपको डिसाइड करना चाहिए। मान लो किसी मैलाफाइड इंटेंशन से एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस लेके आती है, ठीक है, और ऑर्डिनेंस पास करवा के उसने अपना काम करवा लिया, ठीक है, लोकसभा से या पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया, लेजिस्लेचर पास नहीं की, बट जो काम तो उसका हो गया ना। तो इसको भी तो चेक करना चाहिए कि ये किसी मालाफाइड इंटेंशन से लाके काम अपना करवा के निकलवा, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए, बताना चाहिए कि यार कौन सा काम हम रेट्रोस्पेक्टिवली चेक करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, थर्ड, रिप्रमलगेशन के बारे में आपने सिर्फ बोला कोई फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड हैव गिवन अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार सेम प्रोमलगेशन, मगर बार बार आप बीसली वादा वाला केस में यही हुआ था ना, 17 बार एक ही ऑर्डिनेंस को लाया गया था, तो यार इट्स अ डेफिनेटली फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप बोलो ना कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार आप ला सकते हो, ठीक है, सेम और सब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल कैटेगोरिकली डिसाइड करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरी डिसाइड किया होता तो ऑब्जेक्टिविटी आ सकती इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रूल रहा यहाँ पे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन चीजों के ऊपर डिसीजन नहीं लेके इट हैज फर्दर कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया है ऑर्डिनेंस के उसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसकी बात करनी थी, ये पूरा क्वेश्चन इस चीज के एनालिसिस के ऊपर डिपेंड था। यू गॉट अ पॉइंट? यस सर। ठीक है, वो वाला पॉइंट इसको एलोबरेटली डिस्कस करना था यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट को। उसके बताया हाँ, सुप्रीम कोर्ट आने के बाद ये तो है कि जुडिशियल रिव्यू का डर रहता है, ठीक है, और वी हैव ओपन फोरम जहां पे हम जिसको ऑर्डिनेंस के इंटेंशन को वी कैन चैलेंज, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट कुड हैव डन मोर टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। ठीक है, उसका ये वाला पार्ट सही है, इस वाला पार्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट अच्छा है, ये वाला पार्ट डायरेक्टली क्वेश्चन डिमांड को अपने कैटर किया। बट अगेन कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं देना है। जब क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का हो, तो कंक्लूजन इतना बड़ा देने का मतलब नहीं बनता। क्यों? पहला बात समझो आप कि अगर आपने क्वेश्चन का डिमांड मैच कर लिया, आपने सारे पार्ट को एड्रेस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो कंक्लूजन डजंट मेक एनी सेंस। आपने एक लाइन कंक्लूजन यहाँ लिख दोगे, ठीक है, बाकी सारे पार्ट का आंसर किया, तो आपको ऐसे ही भी आपको 5 से 7 नंबर मिल जाएंगे। आपने एड्रेस नहीं किया सारे पार्ट को, इतना कंक्लूजन लिखोगे तो एग्जामिनर को चिढ़ आती है देख के। फिर समझ रहे बात को मेरी आप कि सर इतना बड़ा कंक्लूजन क्यों दे रहे हो यार, तुमने क्वेश्चन को एड्रेस किया ही नहीं, वहां तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास समय ही नहीं लिखने का, यहाँ पे तुम इतना बड़ा दे रहे हो कंक्लूजन। यू गॉट माय पॉइंट? तो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट फोकस डिमांड, क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना पार्ट बाय पार्ट, ये करना सीख गए दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो फिर यू विल गेट रियल स्ट्रक्चर। दूसरी बात, जब टाइमलाइन बनाने की बात हो रहा, ये सारी चीजें आपने 1970 1984 देन ये 2017, जब 3-4 चीजें हो, ठीक है, इट्स बेटर यू मेक ए टाइमलाइन ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसा करके दिखाओ 1970, 1984, 2017, और यहीं पे
केसेस का नाम डालना है तो नीचे केस का नाम डाल दो, ऊपर में बस बुलेट पॉइंट्स में डाल दो। ये हुआ था, ये क्या हो, कम स्पेस लेगा। ओके ठीक है। और कई बार क्वेश्चंस ऐसा आएगा जहां पे आपको यू नीड टू शो इंटायर थीम ऑन द टाइमलाइन। क्वेश्चन का डिमांड लीजिएगा तो पूरा पूरा क्वेश्चन कहीं आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन तभी पॉसिबल हो पा रहा है जहां पे आप टाइमलाइन को थ्रू समझाओगे। तो इट्स बेटर उस वाले फॉर्मेट में इस वाले फॉर्मेट को यूज करो। ठीक है। यहाँ पे टाइमलाइन लिखते एक इधर लिखो, एक इधर लिखो, एक इधर लिखो, एक इधर लिखो। इससे फायदा क्या होगा, आपको दोनों साइड से स्पेस मिलते जा रहा है। ठीक है। और आप पूरा लिख पा रहे हो, बट अवॉइड अनलेस इट इज बेस्ट सूटेड टू योर प्रेजेंटेशन। सिर्फ इसलिए नहीं बनाना है कि सर ये मजा आ जाएगा बना के। ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड होना चाहिए तब मजा आएगा। तो दिस इज व्हाट, नेक्स्ट टाइम से इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड यू नीड एक्सटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस। आप राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर मत करें। आप रोज सिर्फ आंसर लिखें 2 3 4। ठीक है। सेंड इट टू मी। ओके ओके सर, एक चीज था कि कंक्लूजन सर ज्यादा लंबा इसलिए सर हो गया मेरा, मतलब क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा शुड द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस बी रिपील्ड। तो चूंकि ये नहीं एक तरीके से सर पूछना चाह आपने रहा है कि आपने आपका क्या स्टैंड है। आप बोलिए तो बोलिए। तो सर मुझे लगा स्टैंड है ना, तो मुझे लगा कि कंक्लूजन ऐसा लिखना चाहिए कि जिससे उसको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से बैलेंस बना पा रहा है, कि हाँ मतलब इस तरीके से कुछ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन या जो भी जुडिशियल जजमेंट्स वगैरह है उसके लाइन पर इसका एक हमको स्टैंड दिखना चाहिए। तो जो मैं बैलेंस्ड स्टैंड हो सकता है उसको दिखाने में सर मेरा थोड़ा लंबा हो गया। मुझे भी लगा कि एक्स्ट्रा लाइंस जा रहा है, बट फिर मुझे लगा कम कैसे करें, तो मुझे लगा सर नहीं, को दे देंगे तो सर आपकी खुद ही बात से मतलब देखिए बताएं। अग्री। आपने तो सर यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट ले लिया ना, जी। फेवर एंड अगेंस्ट दोनों में। ठीक है। हम्म। इसमें इसके बाद आपको यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वगैरह जब भी बात चले, ठीक है, तो हमें बहुत हम्म। ज्यादा ओपिनियन अपने साइड से लेने की जरूरत नहीं। रादर वी वुड से इट्स टाइम टू हैव कंसीडर कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी, या फिर लॉ कमीशन वगैरह कोई रिकमेंडेशन वगैरह हो, या फिर एनसीडब्ल्यू सीआरसी वगैरह कमीशन का रिकमेंडेशन हो। ठीक है। उसके साथ एक लाइन देते कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है। आपने दोनों साइड बता दिया। हम्म। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए कि आपको एज ए यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट नहीं बनना है इस तरह के क्वेश्चन का आंसर में। बिकॉज कि आप समझ रहे हो ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डिनेंस को अल्ट्रा वायर नहीं किया, उसने सेपरेशन ऑफ पावर को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसके ऊपर भी इसको वो नहीं माना। ठीक है। तो हम और आप नहीं होते हैं कुछ कहने वाले। बेहतर कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात की गई हो, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पे कोई वो ऐसी कमेटी सेकेंड ARC जहां भी आपको मिल जाए इसके सपोर्ट ऑफ पॉइंट वो दे दे, या फिर लिख दे कि इट इज हाई टाइम टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल कमिटी। ठीक है। टू रिकंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट जो भी आपने मेंशन किया, बस। ओके ठीक है। क्योंकि ओके आपने अपना स्टैंड यहाँ दे दिया। सर सर मुझे दोनों साइड से पता है। ठीक है। और इसको समराइज कर देना है। ओके ठीक है। और हमेशा देखिए ध्यान रखिए, जैसे आपका क्वेश्चन सर ये था, तो पहला वाला पार्ट ये था। ठीक है। तो मैं मानता हूँ चलो पहला वाला पार्ट 2 नंबर का होगा। उसके बाद था रैशनल फॉर जस्टिफाइंग, ये भी 2 नंबर का होगा। उसके बाद था एनालाइज वेदर फैसिलिटेटेड, ये 3 नंबर का होगा। ठीक है। तो 3 2 5 2 7, तो ये 3 ही नंबर का होगा ना सर। तो 3 नंबर के लायक तो उसको आपने लिख ही दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो उसको क्वेश्चन में ना बैलेंस होना चाहिए हर पार्ट्स के बीच में, किसी एक पार्ट को ओवरवेट ना मिल जाए, किसी को अंडरवेट ना मिल जाए। अग्री? और कुछ राइट डाउट अमन? नहीं ठीक सर, है। थैंक यू। लिखो, आप आंसर लिखो, आंसर लिखो। ओनली क्वेश्चन, ओनली सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम इज आंसर राइटिंग। आपके पास कंटेंट है, सब कुछ है, यू नीड वो चीज कैसे क्वेश्चन को डिमांड के साथ मैच करना है। चले फिर लिखिएगा, बाकी मैं आंसर और भी दिया है ना क्वेश्चंस, सेंड इट टू मी। यस, एक और है सर, IR वाला, वो भी आज भेजता हूँ सर। ओके, थैंक यू सर।